हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। तो आज के संबंध की अगर बात की जाए तो आज के क्रम में जिस एक बिंदु के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो आप भी हेलो, जानते हैं गुड काफ़ी इवनिंग, महत्वपूर्ण नमस्कार। है। और विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए यहाँ पर हर एक मंतव्यों हर एक प्रश्नों को हम यहाँ पे चर्चा में रखते हैं और समझते हैं उन प्रश्नों की प्रवृत्ति जो हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण भी रखते हैं। तो उन्हीं सारी श्रृंखलाओं के साथ आप सबका हृदय तल से तहे दिल से स्वागत है। क्रम के रूप में एक एक बिंदुओं की चर्चा करें उससे पहले खास करके इसी बिंदु के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं कि माँ बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माता स्वस्ति हम लोगों के संदर्भ में इस तरीके से अपने ऊपर खास करके अपनी असीम अनुकंपा हम लोगों पे बरकरार रखे ताकि हमारी जो चॉइस है, हमारी जो संकल्पनाएं हैं या जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, हम उसको एक अच्छे स्वरूप में प्राप्त करें। इन्हीं आशीष वचनों के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। मुख्यतः आज है 14 जनवरी। सामान्यतः आप भी जानते हैं इस 14 जनवरी को कैलेंडर की दशा में काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है क्योंकि आज ही तिथि अनुसार खास करके जो सूर्य है जो दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन की दशा में आज से उत्तरायण होना चालू हो जाता है और भारतीय परंपरा के अनुसार इसको हम मकर संक्रांति का त्यौहार भी कहते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको मकर संक्रांति त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम बिंदुओं की जब बात की जाए तो एक एक प्रश्नों को आधारित करते हुए चर्चा करेंगे और संबंधों को समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो पहले प्रश्न के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आप सबके सम्मुख है वह कुछ इस तरीके से है कि बताइएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ये नाम है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर आपकी इंडिका। दिल्ली पुलिस का 20 तारीख को दौड़ है तो दौड़ की तैयारी करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें? मेगास्थनीज की पुस्तक। आज मेगास्थनीज के बारे में आपने कई बार सुना होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक व्यक्ति माना जाता है। खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या है हमारे यहाँ पर मेगास्थनीज की पुस्तक। अर्थशास्त्र कभी हमने चर्चा भी किया था, कई बार इसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। खास करके ये जो पुस्तक है ये तो कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य या जिसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं विष्णुगुप्त के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं अपने संदर्भों में अपने यहाँ पे नाम आपने सुना होगा, इन्हीं को नाम दिया जाता है चाणक्य के रूप में, ठीक है। तो चाणक्य की जब बात की जाए तो चाणक्य का भी नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से हो जाता है। तो चाणक्य की जब बात की जाए तो उनसे संबंधित है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम पे खास करके अर्थशास्त्र। बाकी ऋग्वेद, पुराण वगैरह की जब बात की जाए तो ऋग्वेद के बारे में आपने सुना होगा खासा। वेद व्यास की जब बात की जाए तो वेद व्यास के द्वारा बताया जाता है कि यह पुस्तक आपकी लिखी गई है परिपेक्ष में भगवान गणेश के साथ। अब बात आता है ये मेगास्थनीज, तो ये मेगास्थनीज के माध्यम से इंडिका नाम की पुस्तक लिखी गई है। मेगास्थनीज बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कौन था तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर जब हम सिल्लोकस सिल्योकस निकेटर की जब बात की जाए तो सिल्योकस निकेटर के परिप्रेक्ष्य आपने इस नाम सुना होगा, उसका ये क्या था? वह राजदूत था। तो सिल्योकस निकेटर की जब बात की जाए तो इसका क्या था? यह राजदूत माना जाता है मेगास्थनीज। तो सिल्योकस निकेटर की जब बात की जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, इसका क्या था? राजदूत आपको दिख मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे आया था तो आपने कई बार सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला ये क्या माना जाता है? ये एक राजदूत माना जाता है जो यहाँ पर क्या हुआ था, आया था और इसने यहाँ पर आकर के ये जो इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है तो इसके अंतर्गत उस टाइम पे भारत का समाज कैसे था उसके बारे में एक पूरी सूचना हमें जानकारी मिलती है। भारतीय समाज, भारत के समाज के अलावा यहाँ की राज्य व्यवस्था के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रशासन वगैरह की संकल्पना क्या थी, राजा महाराजा कैसे रहते थे या जो हमारे ग्राम समाज थी, उन सब चीज़ों को आधारित करते हुए क्या हो जाता है, इसका पूरा पूरा संदर्भ देखने को मिल जाता है। तो ये इंडिका नाम की पुस्तक होती है आपके किसके माध्यम से? खास करके आपके मेगास्थनीज के पुस्तक के रूप में, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किन नगर में आपकी आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल की जब बात की जाए
तो इसके शासनकाल में बौद्ध सभा आपकी आयोजित की गई थी। निक्की गुज्जर कह रहे हैं कैसे हो, कहाँ चले गए थे, आज मिले हो। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आज आपको मिल गए हैं तो एक काम जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको कहीं नहीं छोड़ के जाने वाले, ठीक है। इसी कारण से हम बार बार कहते हैं कि ये चैनल व्यवस्थित है। अब इसके अलावा अन्यथा हम आपसे कहीं ना मिलेंगे, केवल और केवल यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करते रहें, ताकि उन लोगों को भी इस तरीके से कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, बाकी वह समुचित रूप से क्या करें, यहाँ पर उपस्थित हो जाए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस एक नगर में आपकी आयोजित की गई, तो आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या फिर आपके राजगीर में। तो इसका जो संबंध होता है वह कहाँ से समित है, या आपके कश्मीर के परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ पे, अगर इसकी बात की जाए तो ये कश्मीर के अंदर, और ये खासा ध्यान रखिएगा, ये चौथी बौद्ध सभा, किस नंबर की, चौथी बौद्ध सभा के रूप में इसका नाम दिया जाता है। तो खास करके अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंतर्गत क्या होता है, ये चौथी बौद्ध सभा आपके आयोजित की जाती है। खासा जब हम बात करते हैं कब, तो ये पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी की जब बात की जाए तो पहली शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंतर्गत आपने कई बार नाम सुना होगा किसके बारे में, कुंडल वन। तो कुंडल वन नाम के लोकेशन की जब बात की जाए तो वहां पर इसका आयोजन किया गया था। किसके परिप्रेक्ष्य में, कुंडल वन की जब बात की जाए तो कुंडल वन में इसको आयोजित किया गया था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर देखा जाए तो बौद्ध सभा जो कुल आयोजित हुई हैं वह 4 सभा आपकी आयोजित की गई हैं। और 4 सभाओं के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि ये जो अंतिम थी चौथे नंबर की, ये कश्मीर के कुंडल बल में आपकी आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है। खासा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस नाम की एक पुस्तक है, इसके लेखक आज हमें देखने को मिलते हैं। क्या नाम होता है, मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक। यह पुस्तक आपके विशाख दत्त के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, बाण के द्वारा या फिर कलहण के द्वारा। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, खास करके कौटिल्य, कौटिल्य को अभी हमने बताया इनका नाम क्या है, इनका नाम है चाणक्य। चाणक्य के अलावा इनका नाम है विष्णुगुप्ता। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इनकी जब बात की जाए तो उन्होंने रखा है अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक। हालांकि अर्थशास्त्र हम आपसे बार बार कहते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है ना, ये कोई अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि इसकी जब बात की जाए तो ये राजनीति को आधारित करते हुए एक पुस्तक आपके लिखी गई है। खासा अगर देखा जाए तो आपने कलहण के बारे में कई बार सुना होगा, इनके द्वारा जो लिखी गई है उसका नाम क्या है, उसका नाम है राज तरंगिणी। क्या कहते हैं, राज तरंगिणी की जब बात की जाए तो यह कलहण के द्वारा लिखी गई है, राज तरंगिणी, तरंगिणी, रिंगिनी, राज तरंगिणी की जब बात की जाए तो यह इनके माध्यम से लिखी गई है। और बाणभट्ट के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में थे, और इनकी जब बात की जाए तो इनके माध्यम से खासा आपने सुना होगा हर्षचरित वगैरह, ठीक है। तो हर्षचरित की जब बात की जाए, इवन कादम्बरी के बारे में आपने सुना होगा। ये पुस्तक जो थी वह आपके किसके, बाणभट्ट, ये पूरा नाम ध्यान रखिएगा, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित, कादंबरी वगैरह लिखी है। खास करके कलहण राज तरंगिणी के रूप में लिख मिलती है। और कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनकी जब बात की जाए तो इनका संदर्भ अर्थशास्त्र के रूप में है। तो अब बसता कौन है यहाँ पे, मुद्रा राक्षस, तो ये बसते हैं विशाख दत्त के रूप में। आज विशाख दत्त की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, गुप्त काल की परिप्रेक्ष्य इनका संदर्भ आपको दिख मिलता है। तो गुप्त काल से संबंधित एक बड़े मशहूर आपके कह सकते हो लेखक होते हैं। और इनकी जब बात की जाए तो उन्होंने मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के अलावा अगर देखा जाए तो इन्होंने देवी चंद्र, क्या कहते हैं पूरा नाम, देवी चंद्र गुप्तम नाम की भी जो एक पुस्तक होती है, इसकी भी रचना करी है। तो देवी चंद्र गुप्तम की जब बात की जाए तो इस पुस्तक की भी क्या की है, इन्होंने रचना करी है। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ पर विशाख दत्त ने जो खास करके मुद्रा राक्षस लिखे हैं, उनके माध्यम से देवी चंद्र गुप्तम की भी रचना की गई है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त आपके अर्थशास्त्र लिखे हैं। बाणभट्ट हर्षचरित, कादंबरी लिखे हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि कलहण राज तरंगिणी लिखे हैं, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो शारदा मणि नाम की एक जो पुस्तक है, अगर इनकी बात की जाए तो शारदा मणि कौन बेसिकली जानी जाती हैं, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से होता है, खास करके अन्नू पांडे, निक्की गुर्जर, सत्यम तिवारी, और क्या नाम है,
आदम चीनी। अच्छा, हाँ, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं, तो एक काम जरूर करिएगा कि इस खासा चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए, इस चैनल के माध्यम से जोड़ा जा सके जिनका पर्याय है विषय परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग क्रम के साथ साझा करना। तो अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध क्या होगा? शारदा मणि, ये राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, केशव चंद्रसेन की पुत्री थी, विवेकानंद की मां थी, या फिर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी? अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध क्या है? तो शारदा मरी के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। किससे संबंधित थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपने कई बार सुना होगा, ये कौन थे? तो इनकी जब बात की जाए तो ये आज कलकत्ता का नाम आपने सुना है, कोलकाता, वहां पे अवस्थित थे। और कह सकते हो कि ये बता काली के बड़े अनन्य भक्त थे। और इनकी जब बात की जाए तो काली के परिप्रेक्ष्य एक नाम अब आप ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे देखा जाए तो इनके जो शिष्य थे वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थे। उनका नाम जो संबंधित है वह नाम होता है आपके विवेकानंद। ठीक है, तो विवेकानंद की जब बात की जाए, विवेकानंद जिसकी जन्म तिथि अभी आपने 12 जनवरी को आयोजित करी थी, तो 12 जनवरी जिसको हम किसके रूप में जानते हैं, खास करके राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी आयोजित करते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इनका नाम ध्यान रखेगा। इनके परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि इनका जो संबंध है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विवेकानंद आज युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो खासा नाम ध्यान रखिएगा, अगर इनकी बात की जाए तो उन्होंने एक मिशन स्थापित किया है जिसको हम नाम देते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की जब बात की जाए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा अपने गुरु के नाम से करी गई थी। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इनका मानना था कि जो पुराने वेद हैं और जो हमारी आज की कल्चर है, दोनों को मिक्सअप करके हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। जहां पे आपने दयानंद सरस्वती को सुना है कि वो वेदों की तरफ की बात करते हैं, केवल वेदों की, इन्होंने कहा नहीं, वेद हमारे हैं, सनातन परंपरा आज हमारी जरूरत है, लेकिन विज्ञान के साथ, पश्चिमीकरण के साथ हमें उसको स्वीकार करना है। मतलब आज की परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना है, उसको व्यवस्थित रखना है। विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा कुछ एक पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे आपने राजयोग का नाम सुना होगा, राजयोग के अलावा कर्मयोग। तो राजयोग और कर्मयोग की जब बात की जाए तो यह इनकी क्या होती है, कुछ विशेषतः पुस्तकों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि 1899-1900 में मुंडा क्रांति का जो एक विशेष नेता था वह कौन था? यूपी के पहले विकलांग विश्वविद्यालय को कहाँ खोला गया यार, का ही बताएं, चित्रकूट कई बार बताया गया है, श्री रामभद्राचार्य के नाम से। ठीक है, चलो यहाँ पर 1899-1900 में मुंडा क्रांति विद्रोह का जो एक संदर्भ था उसके नेता कौन जाने जाते हैं? सिद्धू, बूढ़ा भगत, या बिरसा मुंडा, या फिर शंभू दान? अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से, खास करके अगर देखा जाए तो 1899 और 1900 के अंतर्गत मुंडा क्रांति विद्रोह, ये जो हमें देख मिलती है, अब नाम से ही पता चल रहा है इसका जो संबंध है किससे होगा, सीधे शब्दों में मुंडा नाम से ही पता चल रहा है। तो इसके संबंध की जब बात की जाए तो आप शुद्ध रूप से कह सकते हो कि यह हो जाता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की जब बात की जाए तो बिरसा मुंडा के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, यह घटना कब की होती है? 1899 से लेकर के 1900 के बीच में, जहां पे आपने कई बार सुना होगा कि इन्होंने क्या किया था, मुंडा क्रांति को नेतृत्व दिया था। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बड़े जनमानस के साथ इन्होंने क्या किया, इसका पूरा नेतृत्व किया। आज अगर इनकी बात की जाए तो ये मुख्यतः जो झारखंड का लोकेशन है वहां से समझते हैं, झारखंड उत्तराखंड के बीच का लोकेशन। कई बार आपने सुना होगा, इनकी जब बात की जाए तो इनको हम लोग क्या मानते हैं, जनजाति के परिपेक्ष है, इनको जनजातियों के बीच में जनजातियों का भगवान भी माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? जनजातियों का इनको भगवान भी माना जाता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अभी आपने केंद्र सरकार के सहयोग से नाम सुना होगा, खास करके केंद्र के द्वारा क्या किया गया है, 15 नवंबर जो इनकी एक पुण्यतिथि होती है, उस 15 नवंबर को खासा क्या बोला है, आप कह सकते हो कि जनजातियों का गौरव दिवस के रूप में आयोजित करने की बात की है। तो इसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में आयोजित करने की बात की है, ताकि वह अपने जो भगवान है, खास करके बिरसा मुंडा, उनको यहाँ पर याद कर पाए। तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में आपका आयोजित किया गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा के द्वारा बड़े स्तर का विद्रोह किया गया था। हालांकि अभी इनके नाम से आपने सुना होगा, जब हम छत्तीसगढ़ की बात करें
तो छत्तीसगढ़ में आपने सुना भी होगा एक हॉकी स्टेडियम स्थापित किया गया है। और इस हॉकी स्टेडियम की जब बात की जाए तो हॉकी स्टेडियम का भी नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है, क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाता है, हॉकी स्टेडियम हो जाता है, जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थापित है। क्योंकि बिरसा मुंडा की बात चलिए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा अर्जुन मुंडा के बारे में। अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा की जब बात की जाए तो ये क्या है, तो यह आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पर ये जनजातियों से संबंधित आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। अर्जुन मुंडा के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अभी केंद्र के माध्यम से हमारे यहाँ पर एक अलग प्रकार का विद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया एकलव्य आवासीय विद्यालय। ये एकलव्य आवासीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनजाति कैटेगरी से संबंधित होते हैं, तो उन बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए क्या किया गया, यह एकलव्य आवासीय विद्यालय आपका स्थापित किया गया है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य और एक नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनजातियों की बात चल रही है, बात आती है हमारी यूपी में कुल कितनी जनजाति पाई जाती है, तो कुल आप जानते हैं कि 12 जनजाति हमारे यूपी के अंतर्गत विद्यमान है। और 12 जनजातियों के अंतर्गत आप भी जानते हैं सबसे बड़ी जो जनजाति है उसका नाम है थारू। तो थारू की जब बात की जाए तो थारू सबसे बड़ी जनजाति समूह के रूप में मानी जाती है। हमारे यूपी में 2011 की जो गणना है, 2011 की जो जनगणना है, अगर उसकी बात की जाए तो उसके अनुसार करीब करीब 0.06% लोग क्या करते हैं, आपके जनजातियों के हमारे यूपी में निवास करते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो लोग निवास करते हैं वो आपके सोनभद्र में निवास करते हैं, और सबसे कम की जब बात की जाए तो सबसे कम आपके बागपत में निवास करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो हमारे यूपी के 2 जिले ऐसे हैं, जालौन और अयोध्या, जहां पर खास करके आप कह सकते हो कि कोई भी जनजाति नहीं निवास करती है। तो जालौन और अयोध्या के अंतर्गत कोई भी जनजाति नहीं निवास करती है। हालांकि इसी परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य, पंजाब की भी बात की जाए तो पंजाब में भी कोई जनजाति नहीं निवास करती है। तो पंजाब के अंतर्गत भी कोई जनजाति नहीं निवास करती है। हमारी यूपी में सोनभद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में जनजाति निवास करती है। और सोनभद्र के अलावा अगर देखा जाए तो हमारा जो बागपत का लोकेशन है वहां पे सबसे कम क्या हो जाती है, आपके लोकेशन के अनुसार जनजातियों की संख्या देख मिलती है। तो बहरहाल हम मुंडा विद्रोह की बात कर रहे थे, और मुंडा विद्रोह के परिप्रेक्ष्य बिरसा मुंडा का नाम ध्यान रखिएगा। इनका विद्रोह कब से कब तक होता है, तो ये 1899 से लेकर के यह प्रमुख रूप से आपको मिलता है 1800 से 1900 के बीच में। खासा अगर देखा जाए तो 1899 से लेकर के 1900 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे ये देख मिलता है। एक नाम और आपने सुना होगा इसी परिप्रेक्ष्य में, सिद्धू और कान्हू के परिप्रेक्ष्य में। तो सिद्धू और कान्हू की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, सिद्धू और कान्हू। इनका जो विद्रोह था, खासा अगर देखा जाए तो ये 1855 से 56 के बीच में चला था, ठीक है। और इस विद्रोह के बाद की जब बात की जाए तो इसका जो संबंध था उसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। इसे हम लोग का नाम देते हैं, तो इसे हम लोग नाम देते हैं संथाल विद्रोह, ठीक है। तो संथाल विद्रोह की जब बात की जाए तो यह आपको दिख मिलता है सिद्धू और कान्हू के परिप्रेक्ष्य में, खास करके 1855-56 में इसका नाम देखने को मिल जाता है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ये जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना करी गई। क्या किया गया, एक ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे यहाँ पर बेसिकली करी गई। और इस विद्रोह की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से खास करके अगर देखा जाए तो राजन सिंह, बबीता शंकर, रामकेश और उमेश कुमार, मुकेश यादव, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं। तो एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर से जरूर साझा करेगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। क्लास कब से शुरू हुई है, तो क्लास तो आपको पता होना चाहिए 5 बजे से शाम में चालू हो जाती है, ठीक है। शाम के 5 बजे से यह क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो बेसिकली 10 से 15 मिनट हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आज राजा राम मोहन राय की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से यह क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो अगर इनकी बात की जाए राजा राम मोहन राय, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा ये किस में विश्वास करते थे, तो यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसी कारण से आप कह सकते हो कि जो ईश्वरवादी विचारधारा होती है उसको लेकर के इन्होंने क्या किया था, इस संस्था की स्थापना करी थी। क्या नाम देते हैं, ब्रह्म समाज। कब स्थापित किया था, तो यह स्थापित किया था
1828 के अंतर्गत। ठीक है, 1828 की जब बात की जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ईश्वरवादी विचारधारा को ही प्रमोट करते हुए इस ब्रह्म समाज की स्थापना प्रमुख रूप से करी गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके आपने सुना भी होगा, इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में खास करके इनका नाम आता है, बताने की कोशिश करिएगा। आधुनिक भारत में हम इनको किसका पिता कहते हैं? ठीक है, आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य इनको हम किसका पिता कहते हैं? बेसिक अगर देखा जाए तो इनके परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, ये जो राजा नाम का शब्द है, ये इनको उपाधि मिली थी, उपाधि मिली थी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं कि पुराने समय में अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर थे तो अंग्रेजों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पेंशन कन्फर्म कर दिया गया था। तो उसी पेंशन के अनियमितता को ही जांच कराने के लिए खास करके अगर देखा जाए तो राजा के माध्यम के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि जो राजा खासा राम मोहन राय थे, तो राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया था। तो ये मुगल बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय की जब बात की जाए तो उनके पेंशन में कुछ फेरबदल हो गई थी, उसी परिप्रेक्ष्य ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड में जब गए थे तो उस दशा में इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है कि इन्हें क्या होती है, अकबर द्वितीय के द्वारा यह राजा उपाधि दी जाती है। तो राजा उपाधि की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर? क्लियर है? यहाँ पे राजा राम मोहन राय, तो इनका संबंध किससे आता है? 1828 में ईश्वरवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए खास करके ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज के परिप्रेक्ष्य में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे गैप देने की जरूरत ही नहीं थी, यह क्या हो जाते हैं, इनको हम आधुनिक भारत का पिता भी कह देते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य इनको आधुनिक भारत का पिता या फिर जनक के रूप में भी जाना जाता है। मुख्यतः आपने कई बार सुना होगा, ये जो ब्रह्म समाज है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल करके जो देवेंद्र नाथ टैगोर वगैरह भी होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये सारे लोग भी क्या होते हैं, इससे संबंधित होते हैं। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर या आपने केशव चंद्र सेन वगैरह के बारे में सुना होगा, ये लोग भी क्या हो जाते हैं, इससे आगे चल करके जुड़ते हैं। तो शुरुआत तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया, लेकिन आगे चल करके अगर देखा जाए तो आगे चल करके क्या होता है, इसमें देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन वगैरह भी क्या होते हैं, इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किला जुला के अगर देखा जाए तो ये समय काल कब का होता है, ये 1842 का होता है। ठीक है, आगे की बात करें तो एक नाम आता है कि ये एक पुत्रिका है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की जब बात की जाए तो इसकी रचना किसके माध्यम से करी गई? सत्यार्थ प्रकाश की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देख मिलता है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, यहां एक चीज, केशव चंद्र सेन, इनके बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। माफी चाहते हैं, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज ये केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की जब बात की जाए तो ये रचना करी गई है। सत्यार्थ प्रकाश की जब बात की जाए तो यह रचना प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से। कौन से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने क्या किया है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। अब राजा राम मोहन राय को अभी हमने देखा क्यों संबंधित थे, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ठीक है, पहला संदर्भ क्या था, खास करके देखा जाए तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इसी तरीके से महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से तो आपने हरिजन नाम की पत्रिका को सुना होगा। इवन आप कह सकते हो कि इन्होंने हरिजन संघ की जब बात की जाए तो उसकी स्थापना भी कर रखी है। ठीक है, हरिजन संघ की जब बात की जाए तो उसकी स्थापना प्रमुख रूप से है। विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य अभी हमने बताया कि ये रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे, और रामकृष्ण मिशन के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि इनका जो एक मुख्य संबंध था उसमें राजयोग कर्मयोग जैसी पुस्तकें थी। राजयोग कर्मयोग जगह जैसी पुस्तकें थी इनके अंतर्गत। तो बचता कौन है, बचा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से क्या किया गया, सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की स्थापना करी गई। वैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने खासा 1875 का समय काल आपने सुना होगा, मुंबई के अंतर्गत
आधुनिक प्रकार का जो आपका मुंबई है, आजकल काफ़ी चर्चा है अटल सेतु के नाते। तो इस मुंबई की जब बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने आधुनिकतम रूप में क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी थी। और इस परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, इसी समाज के ही सिद्धांतों को आधारित करते हुए, जो समाज के परिप्रेक्ष्य में आर्यों के सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को ही आधारित करते हुए इस सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो एक पुस्तक होती है उसको क्या किया था, लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश की जब बात की जाए तो यह इसकी पुस्तक के परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। शुद्ध रूप से एक चीज और ध्यान रखिएगा, किस भाषा में लिखी गई है, तो यह हिंदी भाषा में लिखी गई एक पत्रिका, एक पुस्तिका के रूप में जानी जाती है। तो हिंदी भाषा में लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से लिखी गई है। स्वामी दयानंद की जब बात की जाए तो इनका परिपेक्ष आपने कई बार सुना होगा, क्यों, क्योंकि इनकी जब बात की जाए तो इन्होंने एक शुद्ध नारा दिया है, वेदों की तरफ लौटो। क्या करो, वेदों की तरफ लौटो। यह इनका बड़ा प्रसिद्ध नारा है और आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो उन्होंने आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य एक बिंदु जरूर बताया है कि जो हमारे यहाँ पर बहुदेववाद है या जो कर्मकांड है, इन सब का इन्होंने क्या किया है, पूरी तरीके से पुरजोर विरोध भी किया है। ठीक है, भले ये आर्य सिद्धांत के पूरे कह सकते हो समर्थक थे, नो डाउट ये वेदों की तरफ जाने वाले थे, वेदों में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन उसमें जो बहुदेववाद है, कर्मकांड है या ऐसी चीजें हैं जैसे मूर्ति पूजा वगैरह, श्राद्ध वगैरह, तो उनका ये इन्होंने क्या किया है, बड़े स्तर पर विरोध भी किया है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जाता है कि अनुशीलन समिति यह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है। आज अनुशीलन समिति की जब बात की जाए तो ये नारी उत्थान के लिए काफी चर्चित है। ये विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है, मजदूरों में कल्याण के प्रति रुचि रखने वालों के लिए जाना जाता है, या फिर यह एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको हम किस परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं, अनुशीलन समिति, नारी उत्थान के प्रति, विधवा विवाह के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, या फिर ये क्रांतिकारी संगठन। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति कहां पे गठित हुई थी, बंगाल से। अब आप इसे लिंक करिए, बंगाल की जब बात की जाए तो बंगाल में इसका गठन किया गया था। अनुशीलन समिति कब गठित हुआ था, तो यह भी ध्यान रखिएगा 1902 में। 1902 के समय काल की जब बात की जाए तो ये आधुनिक जो आज आपका बंगाल है, खास करके, हालांकि अब तो बंगाल रहा नहीं, क्योंकि अब बंगाल के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो वहाँ तो पश्चिम बंगाल हो चुका है, और जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था वो तो बांग्लादेश हो चुका है। वैसे बांग्लादेश की जब बात की जाए तो आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री के पद के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है उनका नाम है खास करके क्या बोलते हैं, शेख हसीना। तो शेख हसीना जी की जब बात की जाए तो ये 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली हैं। कुल मिला जुला के ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश जो एक देश है जो पूर्व में पूरी तरीके से कह सकते हो पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान 1971 में भारत से अलग हुआ था। मतलब भारत ने इसके लिए क्या किया था, स्वतंत्रता आंदोलन पूरी तरीके से चलाया था, और इस परिप्रेक्ष्य में एक आज़ाद मुल्क के रूप में इसका नाम देख मिलता है। तो आज आप स्वतः रूप से कह सकते हो कि बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री के रूप में 5वें कार्यकाल के संदर्भ में शेख हसीना जी ने क्या किया है, अपना शपथ लिया है, अर्थात ये 5वीं बार आपके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। बांग्लादेश आधुनिकतम रूप में अगर देखा जाए तो इसकी जो राजधानी है ढाका है, और यहाँ पे मुद्रा चलती है टाका। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, बंगाल के परिप्रेक्ष्य। तो बंगाल की जब बात की जाए तो बंगाल में 1902 में क्या होता है, इसका गठन किया गया था। बंगाल के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, एक लोकेशन जिसको हम कोलकाता कहते हैं। तो आज के संदर्भ में आप कह सकते हो कि बंगाल प्रांत हुआ करता था, लेकिन आज के संदर्भ में ये कहाँ पे स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल की जब बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य इसका नाम देखने को मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इसकी जब बात की जाए तो ये क्या मानी जाती है, यह एक क्रांतिकारी सभा के रूप में जाना जाता है। बंगाल के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, बंगाल क्षेत्र की जब बात की जाए तो बंगाल क्षेत्र का ये क्या हो जाता है, पहला एक क्रांतिकारी सभा के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी सभा की जब बात की जाए इस तरीके से आप कह सकते हो कि इसे क्या नाम दिया जाता था, गुप्त क्रांतिकारी सभा।
गुप्त क्रांतिकारी सभा। एक्चुअली ये कह सकते हो कि मतलब सामने नहीं था, इन द सेंस आप कह सकते हो ये हिडन था, जिसके कई सारे जो कार्यकर्ता वगैरह थे वो पब्लिक डोमिनियन में कह सकते हो कि पब्लिक मंच वगैरह से नहीं सामने आते थे। इनका जो मूल मंतव्य होता था वो पर्दे के पीछे रह करके। तो अनुशीलन समिति की जब बात की जाए तो ये क्रांतिकारी सभा या संगठन के रूप में जानी जाती है। बंगाल क्षेत्र में पहली बार ये गठित किया गया, जिसको हम गुप्त क्रांतिकारी सभा के रूप में जानते हैं। 1902 में आधुनिकतम जो पश्चिम बंगाल है उसके कोलकाता के अंगत इसका नाम देखने मिलता है। ठीक है, तो इसका नाम खासा ध्यान रखिएगा, एक क्रांतिकारी सभा के रूप में इसका गठन किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, अगर इसकी बात की जाए तो इस टाइम पर खासा इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे खास करके जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम प्रमुख रूप से, भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो खास करके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था। ये चैबनिल, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या फिर मैकडोनाल्ड। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी से खास करके फिर क्या हो जाता है, जब इंग्लैंड के सत्ता का प्रशासन आता है तो इंग्लैंड के ही अंतर्गत आप कह सकते हो कि हमारे ऊपर क्या था, इंग्लैंड के महारानी की जब बात की जाए तो इंग्लैंड की महारानी का ही शासन हमारे यहाँ पर देखने मिलता है। महारानी या फिर आप कह सकते हो कि इंग्लैंड के राजा का शासन प्रशासन हमारे यहाँ पर देख मिलता है। लेकिन जब हमने अंततः बड़े स्तर पर विरोध किया और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे तत्वों की जब बात की जाए 1942, तो 1942 में यहाँ पर क्या होता है, ये लोग पूरी तरीके से मजबूर हो जाते हैं कि भारत को अब हमें अंततः क्या करना है, स्वतंत्र ही करना है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो इस दशा में कौन से व्यक्ति इसके प्रधानमंत्री थे, तो आपने कई बार सुना होगा ये चर्चिल नाम आता है। कब से कब तक थे, तो यह 1940 से लेकर के 1945 तक बने थे। ठीक है, तो 40 से लेकर के 45 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे कौन थे, चर्चिल का नाम देखने को मिल जाता है। जबकि आजादी के टाइम की जब बात की जाए तो आजादी के टाइम पे कौन आ गया, तो आजादी के टाइम पे आप कह सकते हो कि 1945 से लेकर के 51, 45 कम 46 कह लीजिए क्योंकि 5 साल के लिए बनते हैं, तो 46 से 51 ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इटली हो जाते हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ अर्थात 1947, तो 1947 आजादी के समय की जब बात की जाए तो आजादी के समय कौन थे, आजादी के समय क्लेमेंट एटली थे। लेकिन जब चर्चिल की बात की जाए तो ये 1940 से 45 के बीच में खास करके भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इनका नाम देखने को मिलता है। एटली के परिप्रेक्ष्य एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये किस समय थे, तो यह उस टाइम पे वहां पर लेबर पार्टी का जो एक प्रतिनिधित्व था उससे ये संबंधित थे। मिला जुला के 1942 के बारे में आपने सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, बंबई की जब बात की जाए तो बंबई में एक आधुनिकतम मैदान आपने सुना भी होगा जिसको कहा जाता है ग्वालिया टैंक मैदान। तो ग्वालिया टैंक मैदान की जब बात की जाए तो वहीं से क्या किया गया था, वहां से ही महात्मा गांधी ने क्या किया, इस भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। और इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा खासा दो नारे, एक तो आपको करो या मरो के रूप में दिख मिलता है, और करो या मरो के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो यहाँ पे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो यह दोनों नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये दोनों नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने कई बार बताया इसके बारे में कि ये जो नेतृत्व था खास करके 1942 के अंतर्गत आंदोलन, तो यहाँ पर जितने भी बड़े नेता थे, बड़े नेताओं को क्या किया गया था, पकड़ पकड़ करके तुरंत में जेल डाल दिया गया। तो ये पूरी आंदोलन की जब बात की जाए तो इस आंदोलन में कोई नेता नहीं बचा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरीके से नेता विहीन भी माना जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया, भूमिगत रेडियो जैसी संकल्पना को संचालित किया। और भूमिगत रेडियो में जैसे आपने सुना भी होगा उषा मेहता, सरोजनी नायडू, जयप्रकाश नारायण, इन सब का नाम प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो खासा चर्चिल की जब बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल प्रधानमंत्री थे। इटली की जब बात की जाए तो ये आजादी के टाइम पे क्या होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, कहा जा रहा है निम्न उद्योगपतियों में से कौन ऐसे एक व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक खास करके AIC के खजांची रहे।
और 1930 में यह जेल भी गए। अगर इनकी बात की जाए तो उनका नाम है जीडी बिरला के रूप में, जमनालाल बजाल के रूप में, जेआरडी टाडा के रूप में, या फिर बालचंद हीराचंद। एक्चुअली आप भी जानते हैं, कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो जब आज़ादी की संकल्पनाओं को गठित किया जा रहा था तो उस समय काल में हमारे यहाँ पर विरोध अलग अलग लेवल पे था। शुरुआत तो आपने देखा कि सिपाही विद्रोह था, लेकिन सिपाही के बाद फिर किसानों ने अलग तरीके से विद्रोह किया, महिलाओं ने अपना विरोध किया, युवाओं ने अपना विरोध किया, जो काश्तकार थे, जो मजदूर थे, उनका अलग विद्रोह था। केवल कोई खुश था अंग्रेजों से तो केवल दो ही सोसाइटी, एक तो जमींदार ससुरा, क्योंकि ना चाहते हुए अच्छे खासे जमीन के मालिक तो बन गए थे भाई, पूरी जमीन की हिस्सेदारी उनके अंतर्गत आ गई थी, और दूसरे साहूकार, क्योंकि ब्याज वसूलने का जो एक अच्छा खासा पूरा पैटर्न था, वो जो आते नहीं थे ब्याज पे पैसे देते थे, अगर उनकी बात की जाए तो ये दोनों लोग अंग्रेजों से परेशान नहीं थे, बाकी लगभग लगभग आपके परेशान थे। तो सभी लगभग क्या करते हैं, इस परिपेक्ष में विरोध करते हैं। अच्छा, एक तबका और अब आ जाता है धीरे धीरे, जब हमारी क्रांति की अवस्था बढ़ती चली जाती है तो हमारी जो जितने क्रांतिवीर हैं, खासा अगर देखा जाए जिसमें पढ़े लिखे लोग आपके शामिल होते हैं, और पढ़े लिखे तबकों में ही आप कह सकते हो एक वर्ग जो शिक्षित समाज है और एक वर्ग पढ़ा लिखा नहीं लेकिन अवेयर है, मतलब आप कह सकते हो कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल है, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उनका मुख्य मंतव्य एक और होता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्या करते थे, पीछे से बैकबोन के रूप में क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट इनके माध्यम से प्राप्त होता था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य एक व्यक्ति हैं जो खास करके कह सकते हो कि एआईसी के क्या थे, यह कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि खजांची के रूप में जाने जाते हैं। एआईसी मतलब आप समझिएगा, इसको हम कहते हैं एआईसी अर्थात ऑल इंडिया कांग्रेस। ऑल इंडिया कांग्रेस की जब बात की जाए तो इसके क्या थे, यह प्रमुख के रूप में या फिर आप कह सकते हो उसके खजांची के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑल इंडिया कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में उसके खजांची के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो उनका नाम प्रमुख रूप से हो जाता है। अब बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इनका संबंध क्या है, तो इनका संबंध है जमनालाल बजाल। जमनालाल बजाल की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये 30 वर्ष तक क्या रहे, इसके कुल मिला जुला के खजांची रहे। कितने साल तक, 30 वर्ष तक जब बात की जाए तो 30 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह कहां पे भाग लेते हैं, आपके एआईसी के परिप्रेक्ष्य में भाग लेते हैं, अर्थात कह सकते हो कि कांग्रेस में शामिल होते हैं। और कांग्रेस में जब शामिल होते हैं तो उस दशा में क्या होता है, इनको इसके परिप्रेक्ष्य में इसके खजांची का पद दिया जाता है। और इस पद की जब बात की जाए तो ये कब से कब तक बने रहते हैं, तो यह 1920 से लेकर के 1942 तक, तो 1920 से लेकर के 1942 तक ये क्या होते हैं, खजांची पद पर आपके नियुक्त होते हैं। खजांची मतलब एक तरीके से कहते हैं फाइनेंसर के रूप में। तो जमनालाल बजाल की जब बात की जाए तो इनका नाम खासा ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष की अवस्था में ये कांग्रेस में शामिल हो गए, चूंकि आप भी जानते युवा ही तो शामिल होता था। और 1920 से लेकर के 1942 तक ये इस पद पर बने रहे। अंग्रेजों के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी, राय बहादुर। चूंकि आप भी जानते हैं राय बहादुर अलग अलग संदर्भों में उपाधि दी जाती थी, तो इन्होंने क्या किया, पहला काम राय बहादुर उपाधि को त्याग दिया था। पहला काम यही किया कि राय बहादुर जो इनकी एक उपाधि थी उसको त्याग दिया था। और मिला जुला के अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा गांधी सेवा समिति, तो गांधी सेवा समिति की जब बात की जाए तो इसकी इन्होंने क्या की थी, स्थापना भी की थी। तो गांधी सेवा समिति की जब बात की जाए तो इसके यह संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिकतम जो मुंबई है, मुंबई के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, इस गांधी सेवा संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो कहा जाता है कि 1947 के अंतर्गत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका दिल्ली अधिवेशन यह किसकी अध्यक्षता में आपका आयोजित किया गया, दिल्ली अधिवेशन, क्योंकि 1947 की बात चली है। और 1947 की जब बात की जाए मतलब आप कह सकते हो आजादी के वर्ष का कांग्रेस अधिवेशन। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस, आज कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी स्थापना मुख्यतः ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना कब करी गई, तो ये की गई थी हमारे यहाँ पे खास करके आपने सुना होगा 1885 में। किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के माध्यम से। हमने कई बार बताया है, अलेक्जेंडर क्या बोलते हैं, ओलेक, हाँ, ए ओ ह्यूम, जिसको हम नाम देते हैं एलेट ऑक्टियम ह्यूम के रूप में नाम दिया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये इटावा का जिला कलेक्टर था। कहां से, आपके इटावा का जिला कलेक्टर था। कहां पे इसकी स्थापना हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी।
कोलकाता के अंतर्गत इसकी स्थापना प्रमुख रूप से हुई है। अब बिंदु आता है कि स्थापना के बाद इसके अधिवेशन अलग अलग संदर्भों में। तो इसका पहला अधिवेशन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। पहले अधिवेशन की जब बात की जाए तो कहाँ पे हुआ था, तो यह बंबई में हुआ था। और बंबई आप जानते भी हैं किस परिप्रेक्ष्य में, गोकुलदास तेजपाल। तो गोकुलदास तेजपाल की जब बात की जाए तो गोकुलदास तेजपाल जो एक संस्कृत विद्यालय होता है उसमें इसका अधिवेशन आयोजित हुआ था। और पहले चरण में कुल 72 सदस्यों ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे। खासा आपने सुना होगा किसके रूप में, WC बनर्जी। WC बनर्जी की जब बात की जाए तो यह इसके पहले सदन मेंबर के परिप्रेक्ष्य में उसके अध्यक्ष भी बने थे। तो पहला जो आपका स्थापित किया गया खास करके कलकत्ता में, लेकिन अधिवेशन बंबई में हुआ। 72 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। यूपी से सबसे ज्यादा लोग क्या होते हैं इसमें आपके पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की जब बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, इसकी अध्यक्षता करी और अध्यक्षता के परिप्रेक्ष्य यह क्या हो जाते हैं, यह इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और ये खासा ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस का किस नंबर का अधिवेशन था, तो ये 55वें नंबर का अधिवेशन था। हालांकि इससे पहले जो हुआ था 1946 में, वह कहां पे हुआ था, तो वह संयोग से आपके मेरठ में हुआ था। और मेरठ की जब बात की जाए तो यहां पर जो अध्यक्षता करी गई थी वो करी गई थी JB कृपलानी के माध्यम से। तो JB कृपलानी की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, 1946 के मेरठ अधिवेशन की जब बात की जाए तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर, 1946 मेरठ अधिवेशन JB कृपलानी, और फिर आपका राजेंद्र प्रसाद जो आपके 1947 का हुआ। और ये एक स्पेशल अधिवेशन था। अगर इसकी बात की जाए तो यह एक स्पेशल अधिवेशन था क्योंकि हमारा देश अब क्या हो रहा था, आजाद हो रहा था। ठीक है, बाकी बात की जाए तो कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होती है, पृथ्वी बीच में होता है, सूर्य बीच में होता है, या फिर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं और बृहस्पति उस रेखा में नहीं होता है। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो चंद्र ग्रहण की बात की जा रही है और सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है क्रम के रूप में, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को लेकर के। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, तो चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, या फिर सूर्य बीच में हो। तो इसके कथन के बारे में तो आपने सुना होगा, मान लेते हैं कहीं से एक रोशनी आ रही है और इस पे पूरी तरीके से रोशनी पड़ रही है, लेकिन जैसे मान लेते हैं कि ये कैमरा है, कैमरा कैप्चर कर रहा है पूरे बोर्ड को, लेकिन इस कैमरे और आपके बोर्ड के बीच में अगर हम कुछ इस तरीके से आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये कैमरा हमें कैप्चर करता है ना, ये पीछे का हिस्सा तो छाये में चला जाता है, अर्थात यहाँ पर अंधकार हो जाता है। यही सीन आपको देखने मिलता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। तो उसमें क्या होता है, आप कह सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि हमारे सूर्य बाबा के ऊपर कोई ग्रहण आता है तो उस दशा में क्या होता है, सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि ये आपकी क्या होती है, पृथ्वी होती है। तो बीच में क्या होता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य से आने वाली जो एक प्रकाश होती है, खासा आपकी पृथ्वी पर जो पहनती है वो नहीं पहुंच पाती है। तो इसी को हम क्या मानते हैं, सूर्य ग्रहण के रूप में देख पाते हैं। ठीक है, किसके रूप में, इसको हम खास करके सूर्य ग्रहण के रूप में देख पाते हैं। क्लियर। और इसके बाद एक सीन और आता है जहां पे क्या होता है, सूर्य तो यहीं पे बना रहता है, ठीक है, सूर्य यहीं पे बना रहता है, फिर क्या होता है, चंद्रमा इधर होता है और पृथ्वी बीच में आ जाता है। तो फिर रोशनी क्या होती है, पृथ्वी पर पड़ती है, चंद्रमा पर नहीं पड़ने पाती। तो इस दशा में क्या होती है, इस दशा में आप कह सकते हो कि हमारा चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो सीधे शब्दों में जब बीच में आ जाएगा वह एलिमेंट तो इधर की तरफ रोशनी नहीं पड़ेगा, तो यहां हम कह सकते हैं ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। और इसकी जब बात की जाए तो ये क्या है, ये पृथ्वी है और ये क्या है, चंद्रमा है। अब एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि सूर्य कभी किसी के बीच में ना आता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से सूर्य और पृथ्वी। क्लियर। तो यहां पे कौन सी दशा आएगी, सीधे शब्दों में कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण हमें देखने मिलता है। सीधे शब्दों में जब क्या हो जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, तो उस दशा में हमें क्या देख मिलता है, आपका यह सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में आपने विषय अंतर्गत देखा भी होगा। खासा इस सूर्य ग्रहण की जब बात की जाए तो इसका एक परिप्रेक्ष्य और ध्यान रखिएगा कि
सूर्य ग्रहण की जो संकल्पना हमें देख मिलती है वह सदैव क्या होती है, अमावस्या में होती है। अमावस्या की जब बात की जाए तो इस टाइम पे यह सदैव हमें क्या होता है, देखने को मिलता है सूर्य ग्रहण। क्लियर? सूर्य ग्रहण की जब बात की जाए तो ये केवल केवल क्या होता है, हमें अमावस्या के अंदर देखने को मिलता है। एक थीम और आपने सुना होगा, कई सारे संदर्भों में ऐसा होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा है कि चंद्रमा पूरी तरीके से है, ठीक है, तो चंद्रमा पूरी तरीके से है तो पूरा सूर्य ढक जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि चंद्रमा की अवस्थिति थोड़ी सी नीचे है, तो उस दशा में सूर्य पूरी तरीके से नहीं ढकेगा। तो यहाँ पर जब सूर्य पूरा नहीं ढकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य पूरी तरीके से नहीं कवर होता है, तो उस दशा में हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कई बार आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में जानते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में जानते हैं। तो इस परिपेक्ष को आपने देखा भी होगा कि इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा हिस्सा कवर होता है, पूरा नहीं होता है। एक तो सीन है जहां पे पूरा आपका क्या होता है, कवर हो जाता है, तो पूरा होने की दशा में पूरी तरीके से अंधेरा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नीचे जैसे मान लेते भाई अब यही है, ठीक है, मान लेते हैं ये रिमोट है, आपको दिख रही है, आपने कहा मान लेते हम चंद्रमा है, तो हम बीच में ले गए, तो फिर क्या हो गया, आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन मान लेते कि अब हमने कहा कि ये रिमोट है, लेकिन चंद्रमा की अवस्थिति क्या है, यहाँ पे है, तो हमने ढकने की तो कोशिश की लेकिन पूरा नहीं ढक पाए ना, तो इस दशा को हम कह रहे हैं। तो जब चंद्रमा की अवस्थिति थोड़ा ऊपर नीचे होती है तो उस दशा में ये क्या होता है, आंशिक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। बहरहाल भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी एक अनुच्छेद के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। आज प्रेस की स्वतंत्रता की जब बात की जाए तो उसका नाम हमें देखने को मिलता है, प्रेस की स्वतंत्रता। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रेस की स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई है वह आपके अनुच्छेद 19 में दी गई है। शुद्ध रूप में आप कह सकते हो कि अनुच्छेद 19 जो है वो क्या करता है, वह हमें पूरी तरीके से क्या करता है, एक तरीके से आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जब बात की जाए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता मिलती है वह इसी परिपेक्ष में आपको देखने को मिल जाता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के अंदर अनुच्छेद 19 का ही सहारा लेकर के हम लोग प्रेस वगैरह की बात करते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 21 के बारे में आपने सुना होगा, यह किससे संबंधित है, तो यह जीवन के अलग अलग पर्याय को आधारित करते हुए, अर्थात जीवन की जब बात की जाए तो जीवन जीने के परिपेक्ष में या फिर जिसको हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में कह सकते हैं उसके रूप में यह देखने मिलता है। तो जीवन जीने के लिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इसका नाम प्रमुख रूप से मिलता है। जबकि अनुच्छेद 22 की जब बात की जाए तो ये गिरफ्तारी के परिपेक्ष आपको मिलता है कि कुछ मामलों में आपकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने खासा अनुच्छेद 20 के बारे में सुना होगा। अनुच्छेद 20 की जब बात की जाए तो उसका क्या मंतव्य होता है, उसका मंतव्य होता है दोहरा दंड, कि किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, इसका यहाँ पे पूरा एक आधार होता है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि भारत का ये जो राष्ट्रपति है, अगर इसकी बात की जाए तो ये किसके माध्यम से हटाया जा सकता है, भारत का राष्ट्रपति जो है वह किसके माध्यम से हटाया जाता है, लोकसभा के माध्यम से, संसद के माध्यम से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, या फिर आपके प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो आज राष्ट्रपति की जब बात की जाए तो राष्ट्रपति का जो संबंध है, एक अनुच्छेद आपको पता है ना, अनुच्छेद 61, ये किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति से ही संबंधित है। सामान्य रूप में आपने सुना होगा यह किससे माना जाता है, तो राष्ट्रपति पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं महाभियोग। तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित इसका नाम देखने मिलता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की जब बात की जाए तो उसकी संकल्पना आपको देखने को मिल जाती है, जो खासा किस परिपेक्ष में, तो बताया जाता है कि चूंकि संविधान के संरक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है और यही क्या कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो संविधान के अतिक्रमण करने की दशा में राष्ट्रपति के ऊपर क्या होता है, महाभियोग आपका चलाया जाता है। तो महाभियोग चलने की जब बात की जाए तो किसके माध्यम से होता है, तो आपने सदैव सुना होगा कि चूंकि इनके चुनाव में दोनों सदन जिम्मेदार होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो यहां पर महाभियोग जो चलती है वह भी इसी संसद या सदन के अंतर्गत आपकी चलाई जाती है। हालांकि यह जरूर होता है कि महाभियोग लाने से पहले चंद दिन पहले क्या की जाती है, इनको एक सूचना दे दी जाती है कि चचा जी आप तैयार हो जाइए, आपके खिलाफ हम क्या करने हैं, महाभियोग लाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, इस परिपेक्ष में सूचना दी जाती है और उसके बाद क्या किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारत के परिपेक्ष में प्रधानमंत्री मुखिया है। आज अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मुखिया हमें देख मिलता है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं।
अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? तो सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री तो केंद्र से समेत है, तो यहाँ पे राज्य का कोई मतलब नहीं, केंद्र सरकार से समेत ये मुखिया हो जाता है। अच्छा, राज्य के संबंध में होगा तो राज्य के संदर्भ में आप कह सकते हो कि मुख्यमंत्री हो जाएगा। लेकिन ये मुखिया की बात की गई है, अगर यहाँ पे वास्तविक की बात करता तो वह कौन होगा? वास्तविक प्रमुख की जब बात की जाए तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रमुख नहीं, संवैधानिक प्रमुख। तो संवैधानिक प्रमुख की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या होता है? जो संविधान कहता है, संविधान का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है। तभी तो आपने कई बार पढ़ा है कि राष्ट्र का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्र में जितने भी फैसले होते हैं वो कौन लेता है? तो वो प्रधानमंत्री लेता है। तो संविधान कहता है कि हमारे यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख राज्य के अंतर्गत कौन होगा? आपका राज्यपाल होगा। लेकिन जब फैसलों की बात आती है तो फैसले कौन लेता है? तो फैसले आपके प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? आज समवर्ती सूची की जब बात की जाए तो उसमें इसका नाम देखने को मिल जाता है। एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, वह खासा किससे समेत है? यह सूचियों के ऊपर आधारित है। संविधान का जो 7वां भाग है खासा अगर देखा जाए तो वह किससे समेत है? वह आपके अनुसूचियों से है। और इनकी जब बात की जाए तो इनमें 3 प्रकार की अनुसूची है। कई बार आपने सुना भी होगा किसके नाम से, खासा अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा। एक तो नाम होते हैं केंद्र सूची। केंद्र सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र के संबंधित आपके विषय होते हैं। फिर एक विषय होता है जो राज्य से समेत होता है। राज्य के बाद फिर कौन होता है? एक होता है जो राज्य और केंद्र दोनों का है, अर्थात जिसको हम समवर्ती सूची के रूप में नाम देते हैं। तो केंद्र सूची, राज्य सूची और केंद्र और राज्य से समेत दोनों आपकी सूची। मुख्यतः अगर देखा जाए तो जैसे राज्य सूची में आपको कई बार सुनने में आता है कृषि। ठीक है, कृषि की जब बात की जाए तो कृषि राज्य सूची का विषय है। इवन पुलिस, कृषि और पुलिस की जब बात की जाए तो ये किसका विषय है? ये राज्य सूची का प्रमुखता से विषय आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, राज्य सूची का प्रमुख विषय आपको देखने को मिल जाता है। जबकि केंद्र की अगर बात की जाए तो इसमें जैसे रक्षा, रक्षा के अलावा विदेश, विदेश के अलावा संचार, ये सारे जो संदर्भ होते हैं ये केंद्र सूची के विषय हैं। लेकिन कुछ संदर्भों की जब बात की जाए जैसे वन या हमारे यहाँ पर वन्य जीव, इन सब की जब बात की जाए तो इसको हमने क्या किया है, अभी 42वां संविधान संशोधन आपने देखा भी होगा, उसके अंदर हमने परिवर्तित करते हुए इसको समवर्ती सूची में डाल दिया, जिसका पूरा मंतव्य था कि हम राज्य भी वनों को संरक्षित करने के लिए नए नए कानून बनाए और उसी तर्ज पर केंद्र भी क्या करे, वनों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाए। तो यहाँ पे कौन सा विषय हो जाएगा? तो समवर्ती सूची की जब बात की जाए तो कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा। तो इस दशा में आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर वन और वन्य जीव के अलावा शिक्षा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके अंदर क्या किया गया, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। केंद्र सरकार भी प्रावधान करती है और राज्य सरकार भी इसके प्रावधान करती है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हालांकि अब तो राज्यपाल की जगह पे क्या हो जाएंगे, उप राज्यपाल हो जाएंगे, और इस जम्मू कश्मीर राज्य की जगह पे क्या होगा, यह यूटी हो जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में कौन नियुक्त करेगा? तो सीधे शब्दों में राष्ट्रपति ही ऐसा होता है जो अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है, किसी व्यक्ति को जिसके पास 35 वर्ष की अवस्था है, जो दोनों सदनों में चुने जाने योग्य होता है, खास करके उसको क्या करता है, किसी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। सामान्यतः 5 साल के लिए, लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। एक बिंदु आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब करी गई। आज योजना आयोग की जब बात की जाए तो यह स्थापित हुआ 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 या फिर 20 मार्च 1950। योजना आयोग की जब बात की जाए तो योजना आयोग का स्थापना हमें देखने को मिलता है। आज योजना आयोग की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना प्रमुख रूप से करी गई। तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 15 मार्च को, खासा 15 मार्च 1950 को। हालांकि अब तो आप जानते हैं कि इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, और समाप्त होने की दशा में इसकी जगह पे क्या है, अब आपको नीति आयोग देख मिलता है। और नीति आयोग के संदर्भ की जब बात की जाए तो ये कब गठित किया गया? तो यह 1 जनवरी सन 2015 को इसे गठित किया गया। ठीक है, तो नीति आयोग की जब बात की जाए तो यह आपको देख मिलता है।
मिला जुला के योजना आयोग का संदर्भ क्या था, तो 5 साल के लिए योजनाओं का एक क्या करता था, यह ब्लूप्रिंट तैयार करता था। और नीति आयोग की जब बात की जाए तो ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री थे। हालांकि यहाँ पे भी आपका अध्यक्ष कौन होता है, तो वह भी आपका प्रधानमंत्री के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष आपका दोनों जगह पे प्रधानमंत्री था। बेसिक अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संविधान के द्वारा लागू ये जो मौलिक अधिकार होते हैं उसकी जो शक्ति होती है वह किसको दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई है वह किसे दी गई है, तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है यही क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं, इसे लागू कराते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मौलिक अधिकारों के हनन होने की दशा में ही खासा हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 32 आपने सुना ही होगा। अनुच्छेद 32 की जब बात की जाए जिसको हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकारों के उपचार के रूप में प्रयोग भी करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इसको क्या बोला है, संविधान की आत्मा तक की संज्ञा दे रखी है। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के अनुसार क्या होता है, जो उच्च न्यायालय होता है, ये अलग अलग संदर्भों में क्या करते हैं, 5 अलग अलग प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, जिसके आधार पे किसी भी व्यक्ति का अगर कोई मूल अधिकार उल्लंघित होता है तो उसको क्या किया जाए, यहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो यही सारे संदर्भ आपको देख मिलते हैं और इन्हीं सारे संदर्भों के क्रम में ही आपको ये पूरी क्लास देख मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब आज के विषय बिंदु को यहीं हम विराम देते हैं और पुनः आप सबसे मुलाकात होती है अभी 6 बजे वाली क्लास में, जहां हम यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक भी करिएगा, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। कोई संदेह होता है, कोई विषय बिंदु होता है तो उसे भी बताने की कोशिश करिएगा। क्लास की जो PDF होती है वो आप भी जानते हैं कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप क्लास की PDF वगैरह को भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।